नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं विष्णु कुमार जांगीड़। आप सभी दोस्तों का, साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति डेडिकेट होंगे और उसके लिए प्रतिदिन अपने जो लक्ष्य निर्धारित करते हो आप सुबह उठ के, उनको रात्रि के सोने से पहले उन्हें प्राप्त कर लेते होंगे। और अगर ऐसा करते हो तो आप निश्चय ही बधाई के पात्र हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपके लिए भविष्य की शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आप ऐसा करना शुरू कर दें और जिससे आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होना सीख जाएं। और जिस दिन दोस्तों लक्ष्य के प्रति समर्पित होना सीख लिए, उस दिन यूँ मान के चलिए कि निश्चित तौर पे सफलता जो है आपके पास आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला पार्ट चल रहा था, तो समय खराब नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के फिजिकल डिवीजन चल रहे थे, उसके अंदर भी हमारा जो पहला टॉपिक था मरुस्थलीय भाग, वो लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है और मरुस्थल का केवल 1 या 2 बिंदु बाकी है जिनकी चर्चा अब हम करते हैं और उसके बाद में अरावली पर्वतीय क्षेत्र को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात समझ गए आप? तो आइए दोस्तों चलते हैं। कल हमने देखा था दोस्तों ये वाला भाग कि समगांव देखा था, थार का गढ़ा, पीवना, मरुस्थल का प्रसार, सरस, मावट, मालानी प्रदेश क्या होता है। दोस्तों, आज देखते हैं एक इम्पोर्टेंट बात। जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में एक प्रकार की वनस्पति मिलती है जिसे बोलते हैं मरुद्भिद वनस्पति। क्या बोलते हैं दोस्तों? मरुद्भिद। इंग्लिश में बोलते हैं इसे जीरोफाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरोफाइट। दोस्तों, इस वनस्पति की एक खास बात होती है, क्योंकि ये वनस्पति की जो जड़ें होती है ना, वो जड़ें बहुत ज़्यादा क्या होती है? गहरी होती है। कैसी होती है? गहरी। और जो पत्तियाँ होती है ना दोस्तों इसकी, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? छोटी होती है। ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जानते हो पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो वहाँ पर पानी कम है, यानी वहाँ पर जो भूमिगत जल है वो कम है और जो जो सरफेस वाटर है वो भी वहाँ पे कम है। पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा है, पश्चिमी राजस्थान में कम है। तो अगर पूर्वी राजस्थान के अंदर केले का पेड़ लग रहा है तो केले का पत्ता कितना बड़ा होता है? अगर ये पत्ता अगर पश्चिमी राजस्थान में अगर ये पौधा लगेगा तो आप जानते हो पौधे क्या करते हैं? आर्द्रता ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से, बाय द रूट्स। और जल ग्रहण करके जो पत्तियां होती है, पत्तियों के माध्यम से वापस जल को कहाँ छोड़ देते हैं? वायुमंडल में छोड़ देते हैं और इसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यही कारण है, साइंस का भी क्वेश्चन है ये, यही कारण है कि किसी गार्डन में जाने पर हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो जब ज़मीन में पानी नहीं है तो फिर वो पत्ता, जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, वो बाहर कितना पानी छोड़ेगी। इसलिए प्रकृति बड़ी साइंटिस्ट है, बड़ी इंजीनियरिंग का काम करती है। तो वो उस समय उस स्थान पर वैसे ही वृक्ष लगाती है, वैसे ही पौधे लगाती है जिनकी पत्तियां बिल्कुल छोटी हो। जब पत्तियां छोटी होगी तो पानी जो है वायुमंडल में जाने वाला होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये खास बात है इसकी मरुद्भिद वनस्पति की, यानी जीरोफाइट वेजिटेशन की। इसकी जड़ें क्या होती है? गहरी होती है। पत्तियां कैसी होती है? कांटेदार होती है। जैसे खेजड़ी, बबूल, फोग, बेर, केर, ये सब। और जैसे नागफनी, ठीक है ना, नागफनी कैक्टस बोलते हैं इसे। इस प्रकार की जो वहाँ पे क्या होती है? वनस्पति होती है। इन वनस्पतियों को वहाँ पर अपने आप ही उगती है ये वनस्पतियाँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जलवायु है, वहाँ की वर्षा की मात्रा है और वहाँ की जो सिचुएशन है ना, जो ड्राई कंडीशन है, जो शुष्क परिस्थितियाँ हैं, उसके कारण स्वतः ही ऐसी वनस्पति उगती है। तो इसे क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। एग्जाम में आ जाता है ये। चांदन नलकूप हमने देख लिया कि जो मोहनगढ़ और पोखरण है जैसलमेर में, वहाँ पर मोहनगढ़ के पास में एक कुआं है जो अथाह जल का भंडार है और जल भी कैसा है? मीठा है, इसलिए उसे थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का घड़ा। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। तीसरा देखते हैं मरु उद्यान या नकलिस्तान। दोस्तों, मरु उद्यान या नकलिस्तान क्या होता है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से कुछ वनस्पतियां, कुछ पेड़ पौधे, कुछ घास पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे मान लो बीकानेर में एक झील है जिसका नाम है कोलायत झील, और इस कोलायत झील के पास में क्या है? बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए हैं।
और इन वृक्ष के ऊपर छोटे मतलब बहुत सारे क्या रहते हैं, पक्षी रहते हैं, और यहाँ घास वास लगी हुई है। तो एक बड़ा ही अच्छा और सुंदर मन को मोहने वाला स्थान बन जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो हरियाली के क्षेत्र होते हैं उन्हें नकलिस्तान कहते हैं या मरुद्यान कहते हैं। नकलिस्तान या मरुद्यान, जैसे चांदन नलकूप जो है ना जैसलमेर में, इसके आसपास ऐसा क्षेत्र देखने को मिल सकता है। या फिर कोलायत झील, जो कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में है, यहाँ पर भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, नकली स्थान कहते हैं। अब इस कोलायत झील की एक खास बात है, ये कोलायत जो है ये कपिल मुनि का पहले आश्रम था। यहाँ पे किसका आश्रम था, कपिल मुनि का। कपिल मुनि का यहाँ पे आश्रम था। एक सेंट हुए थे, मुनि हुए थे, संत हुए थे, जिनका नाम था कपिल सिंह। इन्होंने, आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे तो एक सांख्य दर्शन, ठीक है ना, एक सांख्य दर्शन दिया था इन्होंने। और यहीं पर कोलायत झील में मेला लगता है कपिल मुनि का। और वो मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है दोस्तों। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चलिए आगे। तो इस तरह से कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों हमारे मरुस्थल के बारे में। और हमारा मरुस्थल के बारे में आपको पता है, एक तो ये जैव विविधता ज़्यादा रखता है। ये मरुस्थल क्या ज़्यादा रखता है, जैव विविधता ज़्यादा रखता है। और दोस्तों आपको पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP जो है इस मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या है, लाइफ लाइन है, यानी जीवन रेखा है। यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इस मरुस्थलीय क्षेत्र की क्या है दोस्तों, जीवन रेखा है। जीवन रेखा है यहाँ की, ठीक है ना। इसके बिना यहाँ पर क्या कुछ काम जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर ये नहर नहीं बनाते तो यहाँ पर जो सर्वाइवल है ना वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता दोस्तों यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखो आप, यहाँ पर अगर वनस्पति की बात करें, वनस्पति की बात हमने कर ली, खिजड़ी, बेर, केर, नागफनी, इस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और ये जो मरुस्थल वाला भाग है ना दोस्तों, ये हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, मानसून के लिए महत्वपूर्ण है। यानी इट्स हैज़ ए वेरी मच इम्पोर्टेंस फॉर दी साउथ वेस्ट मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते हो मानसून कब आता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और प्रेशर कम होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ की हवाएं क्या करती है, इस क्षेत्र में आती है लो प्रेशर वाले में। यानी हाई प्रेशर की हवाएं कहाँ आती है, लो प्रेशर वाले क्षेत्र में आती है। अब चूँकि ये हवाएं हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आती है, इसलिए हवाएं अपने साथ में क्या ग्रहण कर लेती है, आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और इसी कारण से क्या होता है, ये लैंड पार्ट में आकर बारिश करती है, तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसी कारण हमारा जो मरुस्थल वाला भाग है ये सबसे ज़्यादा क्या रखता है, जैव विविधता रखता है। जब टॉपिक शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन दी राजस्थान डेजर्ट, यानी राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके अंदर जो जैव विविधता है वो ज़्यादा मिलती है दोस्तों। बात समझ आ गई आपको। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम एक हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसके बिना राजस्थान का जो है दशा और दिशा दोनों ही बदल जाती। तो अरावली के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जानना है, समझना है, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। और न केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अरावली प्रदेश राजस्थान की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से इफेक्ट करती है, क्या है इसका कारण, क्या है क्षेत्र, क्या है रीजन, क्या है, कितने भाग हैं, कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इन सब की डिटेल हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये फैक्ट बता रहा हूँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए नंबर 1, अगर आपसे पूछे कि ये जो अरावली है ये राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, राजस्थान के 9% क्षेत्र पर फैली हुई है। राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है, 9% क्षेत्र पर इसका विस्तार है, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान की कितनी जनसंख्या यह निवास करती है, तो बताना आप कि राजस्थान की 10% जनसंख्या, कितनी जनसंख्या दोस्तों, 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी पिछली बार
जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका कोई साल्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा था कि अरावली का क्षेत्र और जनसंख्या का क्रम है। तो नीचे ऑप्शन था 9 व 10, ठीक है ना। एक तो ऑप्शन ये था, एक 9 व 11 था, एक 61 और 40 था, एक 23 और 39 था, 23 और 39। तो इस तरह इसका कौन सा ऑप्शन सही होता, 9 और 10 की एरिया कितना है 9% और पॉपुलेशन कितना यहाँ रहता है 10%, ठीक है दोस्तों। तीसरी बात देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि ये कैसा पर्वत है, अरावली जो क्या है, ये प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों। अवशिष्ट पर्वत, ये प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, प्राचीन इसलिए है क्योंकि ये पर्वत जो है आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व बना था। कब बना था, 60 करोड़ ईयर्स अगो, यानी 60 करोड़ वर्ष पूर्व बना था दोस्तों। ये पहली बात समझ में आ गई, इसलिए प्राचीन है। अवशिष्ट इसलिए है क्योंकि पहले इसकी जो ऊंचाई थी, पहले इसकी क्या थी ऊंचाई, वो लगभग 2700 मीटर थी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई कितनी है 930 मीटर है दोस्तों। तो देखो कहाँ 2700 मीटर और कहाँ 930 मीटर, यानी 66% कम हो गई इसकी ऊंचाई, ठीक है ना। और वलित का मतलब होता है प्राचीन संबंधित जो होता है ना, वो वलित पर्वत होता है। तो ये प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत है दोस्तों। और इसकी तुलना किससे की जाती है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, यानी अरावली पर्वत की तुलना किससे की जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है। कौन सा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है ना, अपलेशियन पर्वत, उससे इसकी तुलना की जाती है दोस्तों मैं बात करूं अरावली की और एक बात करूं हिमालय प्रदेश की। हिमालय प्रदेश का निर्माण 7 करोड़ यानी 7 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शियरी एज में हुआ है, जबकि अरावली का निर्माण 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है दोस्तों। ये फर्क है दोनों में, ये प्राचीन है और हिमालय कैसा है, नवीन है। ऐसा का ऐसा प्राचीन जैसा हमारे अरावली है, ऐसा कौन सा पर्वत है विश्व का दूसरा, यूएसए का अपलेशियन पर्वत है दोस्तों। कौन सा पर्वत है, यूएसए का अपलेशियन पर्वत है। नंबर 4 पॉइंट देखो कि ये इसका निर्माण कौन से काल में हुआ था, किसका निर्माण, अरावली का निर्माण काल कौन सा है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन। कौन सा काल है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन काल है। कौन सा काल है, प्री कैम्ब्रियन काल है। यानी अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ये सभी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता रहने चाहिए। अब कोई आपसे पूछ ले कि अरावली क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है दोस्तों, तो आप बताओ कि भाई 50 सेंटीमीटर से लेके 80-90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में कोई आपसे पूछे कि भाई जलवायु कैसी है, तो आप उसे बता सकते हो कि साहब यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु मिलती है। कैसी जलवायु मिलती है, उप आर्द्र, यानी सब ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ मिलता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसी जलवायु होती है, जैसी वर्षा होती है, वैसी ही क्या होती है, उस क्षेत्र की जलवायु होती है। अगर अगला पॉइंट की बात करें, नंबर 7 पॉइंट की बात करें कि यहाँ पर कौन सी सॉइल यानी कौन सी मृदा मिलती है दोस्तों, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर पर्वतीय मृदा ज़्यादा मिलती है। इसके भी अनेक भाग हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका निर्माण जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। कौन से क्रम की चट्टानों से हुआ है, इसका निर्माण जो है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और धारवाड़ क्रम के अंदर भी 3 प्रमुख पत्थर हैं या चट्टानों के प्रकार हैं, जिसका नाम है ग्रेनाइट, दूसरा नाम है नीस और तीसरा नाम है क्वार्टरजाइट। ठीक है दोस्तों, यानी कोई आपसे पूछे कि इसका निर्माण कौन से क्रम की चट्टानों से हुआ है, तो आप बताइए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जिसमें भी क्या, ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट। दोस्तों कई किताबों में आप पढ़ोगे अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली समूह,
तो दोनों इसी के उपभाग हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों निर्माण। अब कोई आपसे पूछे कि अरावली की लंबाई क्या है, अरावली की क्या लंबाई क्या है, तो दोस्तों अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, 692 यानी 692 किलोमीटर है। अगर कोई आपसे पूछे कि अरावली की जो है औसत ऊंचाई क्या है, यानी एवरेज हाइट क्या है, तो दोस्तों इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है दोस्तों, 930 मीटर, यानी 930 मीटर इसकी क्या है, एवरेज हाइट है। बात समझ रहे हो ना आप दोस्तों। इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, 692। इसमें से अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कितनी है, तो दोस्तों 550 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है, जो कि इस अरावली का कितना परसेंट हुआ, कुल लंबाई का 80% हुआ, 80% हुआ दोस्तों। बात समझ आ रही है आपको। यानी औसत ऊंचाई 930 मीटर हुई और इसकी लंबाई जो है वो कितनी हुई, 692 यानी 692 किलोमीटर हुई। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है। और कोई आपसे पूछ ले कि बताइए अरावली की कुल लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो आपको आंसर देना है कितना परसेंट है, 80% है, 80% है। बात समझ गए। कोई पूछे कि भाई इसका निर्माण कौन से काल की चट्टानों से हुआ है, तो आप कहना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, उसमें भी ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट प्रमुख है। ये राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पे है और राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत है। इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। इसका निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल और इसकी जो वर्षा होती है इस क्षेत्र में वो है 50 से 80 या 90 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर जो जलवायु मिलती है वो है उप आर्द्र यानी सब ह्यूमिड क्लाइमेट। बात समझ गए दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए अभी देखते हैं दोस्तों नंबर 10। अरावली जो है जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली किसका कार्य करती है दोस्तों, जल विभाजक का कार्य करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अरावली के पश्चिम की नदियां और पूर्व की नदियां, अरावली के पूर्व की नदियां जो है कैसे भी येन केन प्रकरण कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। और अरावली की जो पश्चिम की नदियां हैं ये येन केन प्रकरण कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है। अगर आप इस तरह से मैप देखोगे तो आप यूँ देखिए ये अरावली है, इस तरफ की नदियाँ कहाँ जाती है, अरब सागर में, और इस तरफ की नदियाँ कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो अब आपको समझ में आ गया, मैंने बोला कि ये जल विभाजक का कार्य करती है, यानी वर्क एज ए वाटर सेपरेटर लाइन। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये क्या करती है, एक बीच में एक डिवाइडर काम करती है, जिसकी तरफ ये जो राजस्थान का हमारे अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान है, इसको डिवाइडेशन कर देती है। यानी ईस्टर्न पार्ट की जितनी भी रिवर्स फ्लो होती है वो लास्ट फाइनल स्टेज में कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्टर्न पार्ट की रिवर्स है वो लास्ट फाइनल स्टेज में कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। बात समझ गए। इसलिए क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसका विस्तार, यानी मैं बात करूं इसका राज्य विस्तार, तो राज्य विस्तार दोस्तों इसका ऐसा है, ये एक तो गुजरात में है, दूसरी राजस्थान में है, तीसरी बात है ये कहाँ पर है, हरियाणा। तीन तो राज्य होंगे और साथ में एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है ना। इसमें से सबसे ज़्यादा किसके पास है, 80% राजस्थान के पास है। बात समझ गए।
यानी राज्यों के अंदर कहाँ कहाँ विस्तार है इसका, तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के साथ में दिल्ली में विस्तार है। और सबसे ज़्यादा 80% कहाँ पर है, राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर कोई आपसे पूछे कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है, तो दोस्तों आप बताना कि अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है वो हमारे सिरोही ज़िले में है। कहाँ पर है दोस्तों, सिरोही ज़िले में है। कोई आपसे पूछे कि बताइए अरावली की एक कॉल आ गया था बीच में, सॉरी। कोई आपसे पूछे कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है, तो आपको क्या बताना है कि ये सिरोही में है। अगर कोई दूसरा आपसे पूछे कि बताइए अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है, सर्वाधिक चौड़ाई यानी मैक्सिमम विड्थ कहाँ पर है इसकी, और विस्तार यानी सबसे ज़्यादा चौड़ाई और विस्तार कहाँ पर है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे उदयपुर। क्या होगा, उदयपुर। यानी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है दोस्तों, सिरोही में है। और सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है दोस्तों, हमारे उदयपुर में है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई हो गई सिरोही, सर्वाधिक चौड़ाई और विस्तार हो गया उदयपुर। दोस्तों इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए इसकी इसकी सबसे कम यानी न्यूनतम सबसे कम ऊंचाई, इसकी सबसे कम ऊंचाई कहाँ पर है दोस्तों, तो उसका नाम है अजमेर। क्या नाम है, अजमेर। यानी दोस्तों 3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं यहाँ पे कि अरावली की राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है, सिरोही जिले में है। कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा चौड़ाई और विस्तार कहाँ पर है, तो उदयपुर जिले में है। और कोई पूछे कि सबसे कम ऊंचाई कहाँ पर है दोस्तों, तो उसका आंसर क्या होगा, अजमेर डिस्ट्रिक्ट होगा। कहाँ पर होगा, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखो, कोई आपसे पूछे कि अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु यानी सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उसका आंसर क्या है दोस्तों, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर। यानी अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और ये कहाँ पर है, सिरोही में है। कहाँ पर है, सिरोही जिले में है। अब कोई आपसे पूछे कि बताइए अरावली का निम्नतम बिंदु कौन सा है, अरावली का निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों निम्नतम बिंदु है हमारे पुष्कर घाटी। कौन सी घाटी, पुष्कर वैली। और पुष्कर वैली कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर जिले में है। कहाँ पर है, अजमेर जिले में है। बात समझ आ रही है क्या आपको। यानी मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि सर्वोच्च शिखर क्या है, गुरु शिखर है। और निम्नतम बिंदु क्या है, पुष्कर घाटी है। अगर इसका विस्तार देखें, ठीक है, एक बार वापस विस्तार देखते हैं। 17 नंबर का पॉइंट है, विस्तार क्या कहता है ये देखो एक बार। ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है दोस्तों, ये क्षेत्र है हमारे गुजरात। एक क्षेत्र है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्म। खेड़ ब्रह्म कहाँ पर है, पालनपुर। और ये पालनपुर कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ से शुरू होती है, यानी गुजरात हो गया एक, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे गुजरात, राजस्थान, और यहाँ पर आ गया हरियाणा, और यहाँ पर आ गया दिल्ली। कौन आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया दिल्ली। और दिल्ली की जो ये जगह है इसे बोलते हैं दोस्तों रायसीना हिल्स, यानी रायसीना की पहाड़ियाँ। और इन्हीं रायसीना की पहाड़ियों पर 1911 में
लुटियंस हाउस बनाया गया था। कौन सा हाउस बनाया था? लुटियंस हाउस। और दोस्तों ये जो लुटियंस हाउस है, इसके अंदर रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये था वाइसराय इरविन। कौन था? वाइसराय इरविन। पता है आपको, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है ना। तो ये वाइसराय इरविन जो था, ये यहाँ पर रहता था। और इसका वास्तुकार, यानी इस भवन का वास्तुकार जो था वो लुटियंस था। कौन था? लुटियंस था। और 1947 के बाद, 1947 के बाद में इस भवन को, इसे राष्ट्रपति भवन कहा गया, यानी प्रेसिडेंट हाउस कहा गया, राष्ट्रपति भवन कहा गया दोस्तों। और इसी राष्ट्रपति भवन में लाल पत्थर लगे हैं, लाल रेड स्टोन लगे हैं, यूज किए गए हैं, जो कहाँ से लेके गए थे? हमारे धौलपुर जिले से लेके गए थे। कहाँ से लेके गए थे? धौलपुर से। और आपको पता है धौलपुर को क्या बोलते हैं? रेड डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड डायमंड बोलते हैं दोस्तों। पता लगी आपको बात? दोस्तों मेन उद्देश्य कहने का ये है कि इसका विस्तार खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से लेकर राजस्थान के सिरोही जिले से शुरू होकर खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में फैली हुई है। उसके बाद में कुछ भाग हरियाणा में, और फिर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। इन रायसीना की पहाड़ियाँ वर्तमान में कुछ नहीं है, बिल्कुल क्या है? प्लेन है। यहाँ पर वर्तमान में कुछ नहीं है। 1911 में यहाँ पर एक वास्तुकार था जिसका नाम था लुटियंस। उसने एक बंगला बनाया था, एक घर बनाया था जिसे लुटियंस हाउस कहा। और वह घर इतना अच्छा बना कि उसे जो लॉर्ड इरविन था, जो भारत का वाइसराय था, जो इस भवन में जाने वाला पहला वाइसराय बना। उसके बाद में 1947 के बाद में जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हम आज़ाद हुए थे। और उस दिन के बाद से इसको राष्ट्रपति भवन कहने लग गए। और इसमें लाल पत्थर लगे हैं, जो कहाँ से लेके गए हैं? हमारे धौलपुर से लेके गए हैं। और धौलपुर को क्या बोलते हैं? रेड डायमंड बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रेड डायमंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जल विभाजक का कार्य करता है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, सर्वाधिक चौड़ाई और विस्तार उदयपुर में है, सबसे कम ऊंचाई अजमेर में है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर सिरोही में है, और निम्नतम डीपेस्ट पॉइंट, निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक बात थी। अब देखो अगला पॉइंट, देखो ये क्या लिखा हुआ है? विस्तार, यानी अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात के पालनपुर जिले से लेकर राजस्थान के मध्य से होते हुए दिल्ली की पालन नामक स्थान पर रायसीना की पहाड़ियों तक है। और इसका विस्तार जो है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ है। इसका विस्तार कैसे है दोस्तों? ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। इसका विस्तार ऐसे है, ठीक है, इसका विस्तार ऐसे है। तो ये तो कौन सी दिशा हो गई दोस्तों? ये तो हो गई हमारे दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम से लेकर ये दिशा हो गई हमारे उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो गई दोस्तों? उत्तर पूर्व। यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? ये उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है दोस्तों। बात समझ आ रही है ना आपको? यानी अरावली का जो विस्तार है राजस्थान में, वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ फैला हुआ है। या आप इसको हिंदी में यूं भी कह सकते हो, ईशान से लेकर नैऋत्य तक। ये जो कोण होता है ये ईशान कोण होता है, और ये जो कोण होता है ये वाला, ये होता है नैऋत्य कोण। क्या होता है? नैऋत्य कोण। ये हिंदी के अंदर होता है दोस्तों। आग्नेय कोण सुना है, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, ठीक है ना। ये 4 कोण होते हैं हिंदी में। अगर हिंदी में इसकी दिशा पूछे आपसे तो बताना ईशान से नैऋत्य। और अगर हिंदी और जैसे सामान्य भाषा में पूछे तो बताना दिशा के हिसाब से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है। बात समझ गए आप? ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ फैली हुई है दोस्तों। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं राजस्थान में विस्तार। अरावली का राजस्थान में विस्तार कहाँ पर है भैया? ये देखते हैं।
तो देखो अरावली राजस्थान में कुछ इस तरह से फैली हुई है जो आपके सामने है। ठीक है, ये जो हिस्सा है दोस्तों इसे बोलते हैं खेतड़ी झुंझुनू। कौन सा हिस्सा है ये? खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पर है दोस्तों? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है खेतड़ी। और झुंझुनू को क्या बोलते हैं? राजस्थान का तांबा शहर बोलते हैं, यानी कॉपर सिटी। क्या बोलते हैं? कॉपर सिटी। ये पता ही आपको, तांबा निकलता है यहाँ से। और फिर इसको थोड़ा, यानी यहाँ सीकर वाले भाग तक एक भाग आता है, इसे हम बोलते हैं उत्तरी अरावली। क्या बोलते हैं? राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तरी अरावली। उसके बाद में यहाँ से लेकर अजमेर तक का हिस्सा आता है, इसे बोलते हैं हम मध्य अरावली। क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्य अरावली। और उसके बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं दक्षिण अरावली। क्या बोलते हैं? दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली कहाँ तक फैली हुई है? हमारे सिरोही तक फैली हुई है। ये कहाँ पर है? सिरोही। और दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटते हैं। ये देखो, दक्षिण अरावली को दो भागों में बांट दिया। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं आबू पर्वत खंड। क्या बोलते हैं? आबू पर्वत खंड। और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को बोलते हैं हम मेवाड़ पर्वत खंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेवाड़ पर्वत खंड। बात समझ गए आप? इसे बोलते हैं मेवाड़ पर्वत खंड। चलिए दोस्तों, ये हो गया। देखो, अब राजस्थान में आपसे पूछे कि राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो दोस्तों ये खेतड़ी झुंझुनू से लेकर कहाँ तक फैली हुई है? हमारे सिरोही, यानी आबू, जो आबू पर्वत खंड है ये कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही तक है। तो बात समझ आ गई आपको? ये है राजस्थान के अंदर इसका अरावली का विस्तार, जो खेतड़ी झुंझुनू से लेकर हमारे सिरोही तक फैला हुआ है। और इसे ऊपरी भाग को उत्तरी अरावली, फिर मध्य अरावली और फिर दक्षिणी अरावली कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज अरावली की बेसिक जानकारी आपको देनी थी। जो देखो, हमने आज अरावली के बारे में बड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं। क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्वत के प्रकार, काल, निर्माण, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और विस्तार, जल विभाजक, सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है, चौड़ाई कहाँ पर है, सबसे कम ऊंचाई कहाँ पर है, निम्नतम बिंदु कौन सा है, इन चीज़ों की हमने क्या करी है दोस्तों? चर्चा करी है। इसके आगे जो चर्चा होगी अरावली की वो कल होगी। तब तक के लिए आपको नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को टारगेट बनाकर आगे बढ़ाते रहिए। शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी लाइव, शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर, वहाँ भी देख सकते हैं आप। इंडियन ज्योग्राफी की लाइव क्लास सुबह 9 बजे चलती है, एवरीडे 9 AM टू 11 AM। जो इंडियन ज्योग्राफी क्लास है वो आपको अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसमें RPSC सेक्शन में विष्णु कुमार के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।